हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो यह वीडियो यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस और भी एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम के लिए बनाया जाता है जो कि इससे संबंधित होते हैं। तो ये घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें कि ये आर्थिक सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिक पर चर्चा किया जाएगा। इकोनॉमिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1990 से लेकर 2022 तक के, यानी कि ये 2023 तक यानी 2022 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं सबको इसमें लिया गया है। तो ये इसमें आज एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो इसमें पढ़िए, आज ये पहला चैप्टर है, पार्ट 1 है। तो और भी घटना चक्र के वीडियो चल रहे हैं जो कि सभी सब्जेक्ट में बनाया जा रहा है। तो आज ये है इकोनॉमिक पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग देखिए पहला चैप्टर कौन सा है। तो यहाँ पर चैप्टर है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसमें टॉपिक है ए, आर्थिक विकास। तो चलिए इसमें पहला देखते हैं हम लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो इसमें नोट्स दिया गया है कुछ। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य भी बहुत ही उत्तम किस्म का होता था। अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम व मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ यह है कि इस देश की किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसी आर्थिक गतिविधियों पर उनका सीधा नियंत्रण था। भारत पर 1757 से 1858 ईस्वी तक, यानी 1757 से 1858 लगभग 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने तथा इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन व शुष्क अर्थव्यवस्था थी। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए, तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेशवाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला है शक्ति, कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा, वायु आदि। परिवहन, दूसरा है परिवहन, इसमें रेल हो गए, सड़कें हो गए, पोत, वायु परिवहन आदि। संदेशवाहन में डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो और बेतार का तार आदि। बैंक और वित्त व्यवस्था, बीमा और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी। कुछ सामाजिक मद जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं को बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे की कमी थी। अब यहाँ पर है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी, संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया है। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ। बढ़ता सार्वजनिक विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि के मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है, लोहा, इस्पात,
भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ है और विदेशी निर्भरता में कमी आई है। भारतीय नियोजन में मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर विकास, कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा आदि। उपर्युक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं अब हम। तो पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो ऑप्शन है पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, या तकनीक विधि एवं नौकरशाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तकनीक विधि एवं नौकरशाह। देखिए 2021 का पीछे से क्वेश्चन है। ज्ञातव्य है कि आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकविद एवं नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा गया है? तो ये 2024 तक का 5 ट्रिलियन। भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कब तक का है? तो ये वही 2024। फिर नीचे दिए गए कथन का बताना है। तो राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया, क्योंकि NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो इसमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन गलत है और आर सही है, जो कारण सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना था तथा देश में विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश की अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है। नेक्स्ट है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? तो ऑप्शन ए है, उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। सी है, अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो रही है। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सभी तीनों है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही है, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। तो स्टेटमेंट है, पहला, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न अभिआश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो यहाँ ऑप्शन ए है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। प्रति व्यक्ति निम्न आय और दूसरा है पूंजी निर्माण की निम्न दर। तो अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का अल्प आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता आदि।
7वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। तो इसका ऑप्शन डी है, यानी 1, 2 और 3, यानी कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। ये प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन का उच्च नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इतने हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है, एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें दोनों में समाहित हो। जैसे एक राष्ट्रीय, यहाँ पे है, एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो ये वाला सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो ये है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें कृषि भी है, औद्योगिक भी है, दोनों को मिश्रित हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है, अतः उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। चलिए 11वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है लघु एवं बृहद उत्पादों की भिन्नता नहीं, निजी एवं सार्वजनिक। ये है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमानता होती है, विद्यमानता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक और निजी। देखिए यहाँ पर है सार्वजनिक और निजी। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी। और यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाता है, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था, एक श्रम की आधिपत्य अर्थव्यवस्था, एक व्यापार की आधिपत्य, एक पूंजी आधिपत्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 16वां है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? ए है आय का असमान वितरण, दूसरा है उच्च निर्भरता दर, तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, और चौथा है बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई है। इसमें से कोई भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, इतना दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होगा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि होगी, जनसंख्या के भारी दबाव होगा, गरीबी का अस्तित्व होगा, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, और साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरा समाजवादी, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी और भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। तो उपरोक्त विशेषताओं पर आधार कह सकता है कि भारत की अल्प विकसित देश है, हालांकि भारत अब विकसित देश की दर्जा प्राप्त कर चुका है। 17वां क्वेश्चन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति और बृहद बेरोजगारी। तो ये पहला, दूसरा नहीं होगा, उद्योग की प्रधानता नहीं है यहाँ पर है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा। तो उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का भी लक्षण है, चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवहार। तो यही सही है, सामाजिक व्यवहार है। इसको देखते हैं, इसमें दो है, एक आर्थिक तत्व है, एक अनार्थिक तत्व है। तो आर्थिक तत्व में देखिए यहाँ पे छह आते हैं, प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीक तथा नवाचार, पूंजी उत्पादन अनुपात, संगठन। अनार्थिक तत्व में क्या होता है? सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक। तो इसको याद रखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित? तो ये विकासशील है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन यानी जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है?
ऑप्शन ए है तेल के क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन सी है न्यायिक प्रणाली में सुधार, या ऑप्शन डी है शासकीय एवं सार्वजनिक संसाधनों के संस्थाओं के सुधार। तो इसका ऑप्शन सी है न्यायिक प्रणाली में सुधार, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन भी है, इसका पहले पढ़िए क्वेश्चन। उपयुक्त विकल्पों में न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित है कि भाग है, यानी ऑप्शन सी उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए है व्यक्ति, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है व्यक्ति और राज्य दोनों, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्ति और राज्य दोनों। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देशों के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वही निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति यानी पर एक पर्सन के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। एक सी सही है। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है, और अब हम लोग इसको राष्ट्रीय आय जो है इसका दूसरा टॉपिक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें लगभग 80-90 क्वेश्चन है, या 70-75 या 80 है क्वेश्चन, इसे पढ़ा जाएगा कल। इसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो आप सभी लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और हम लोग ऐसे ही घटना चक्र पर सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और ये शुरू से लेकर अंत तक किया जाएगा। इसमें शेड्यूल भी लगा दिया गया है कि कितने कौन से सब्जेक्ट का वीडियो कब आएगा। तो आप लोग कम्युनिटी में जाकर उसको देखिए कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है, और लगातार इसमें बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से के बेस पर ही आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए, ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।